नमस्कार दोस्तों। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे और दिवाली के बाद प्रॉमिस हमने किया था कि आपके लिए रेगुलर इंटरवल्स पर वीडियोस लाते रहेंगे। तो उसी की कड़ी में ये दूसरी वीडियो है हमारी इमरजेंसी के ऊपर। आई होप आपने दोनों पार्ट जो है वीडियोस का वो देख लिया होगा, जहां पर हमने नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और कोशिश यही रहती है यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी चैनल पर कि हम इसी तरीके की डिटेल्ड डिस्कशंस आपके लिए लेकर के आएँ, जिससे आपका कई डायमेंशंस में भला हो, हर चीज़ पूरी तरीके से क्लैरिटी से क्लियर हो सके। टू द पॉइंट भी बात करने की कोशिश रखते हैं इसमें, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि बैकग्राउंड भी समझा दिया जाए ताकि चीज़ें जो हैं वो आपको हमेशा याद रहें। तो अब क्योंकि देश में आपको पता ही है, पूरी दुनिया भर में यूएस इलेक्शंस का डिटेल्ड डिस्कशंस चल रहा है। यूएस इलेक्शंस के बारे में हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जा रहा होगा। तो उसी के ऊपर ये वाली वीडियो होने वाली है। लेकिन हम यहाँ पर इलेक्शन की बात नहीं करेंगे, इसको हम बहुत ही टॉपिक पर स्टिक करके, इसको हम पढ़ाई के मामले से अगर देखा जाए तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, और उसका प्रोसेस किस तरीके से इंडिया के प्रोसेस से अलग है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। अब इंडिया के प्रोसेस का बार बार मैं आपको रेफरेंस देता रहूँगा ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ आती रहें। अब इस वीडियो का भी डिस्क्लेमर यही होने वाला है कि देखो, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है, अगर आपने थोड़ा सा फॉलो किया होगा उसको, तो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। अभी फॉर्मली उस चीज़ को जीत चुके हैं नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीत चुके हैं। अब फॉर्मली क्यों नहीं कहा जा सकता जीत चुके हैं, इस सब मैं क्या बात कर रहा हूँ वो आपको इस वीडियो के एंड में समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि फॉर्मली अभी नहीं जीते हैं, क्यों नहीं जीते हैं, क्या होगा। ये सारी चीज़ें वो आपको लास्ट में आपको जा करके समझ में आएंगी। तो यहाँ पर हम उसका, अगर आपने थोड़ा सा भी इलेक्शन को फॉलो किया होगा तो यहाँ पर आपको उसके प्रोसेस की कंप्लीट डिटेल मिलेगी। अब हर जगह पर आपको बिट्स एंड पीसेस में कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ टर्म्स, जैसे स्विंग स्टेट्स एक टर्म है जो आपने कहीं पर सुन लिया होगा। प्राइमरीज एंड कॉकसेस एक टर्म है जो आपने शायद सुना हो, शायद ना भी सुना हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है शायद। फिर इलेक्शन डे के बारे में तो पता ही है, कैंपेन, डिबेट्स, ये सब आपने सुना होगा। अब यहाँ पर आप एकदम हर चीज़ को, जैसे ऐसा लगेगा आपको कि आप होता हुआ देख रहे हो, क्योंकि अब सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। और कंप्लीट एक प्रेसिडेंट जब यूएस का चुना जाता है तो कैसे चुना जाता है, उसके पीछे कितना लंबा एक प्रोसेस होता है, वो सब आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट चुने गए हैं तो पूरा जो प्रोसेस है उनके पीछे का, वो 1 साल की पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पर समझने का मौका मिल रहा है। अब देखो, यूएस इलेक्शंस की जो पूरा प्रोसेस है ना, वो लगभग 1 साल का है। 1 से 1.5 साल आप मान के चलो कि ये पूरा प्रोसेस चलता है। और इतना लंबा प्रोसेस है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड प्रोसेस है, और इतना कंफ्यूजिंग है ना ये, क्योंकि प्रॉब्लम देखो, समझो क्या है कि वहाँ पर सेंटर स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पर स्टेट स्ट्रांग है। अब अगर आप यूएस का सिस्टम पूरा गौर से देखोगे तो यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो चलता है वहाँ पर चलता है, और हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म फॉलो होता है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म फॉलो होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट भी है, और प्रेसिडेंटी जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। लेकिन हमारे यहाँ पर इसके बिल्कुल उलट सिस्टम है। हमारे यहाँ पर सिस्टम क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट ही है, लेकिन प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास पावर्स नहीं है। प्रेसिडेंट कौन है? वो वही व्यक्ति है जिसको, जो पीएम का बहुत क्लोज है। यही तो बात है ना प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट सारा काम किसके एडवाइस पर करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर कर रहा है। तो प्रेसिडेंट के पास रियल पावर्स तो एक्चुअल में है ही नहीं। वो बस कुछ क्या कर सकता है कि वो कुछ काम में अड़ंगा फंसा सकता है, बस इतना ही काम है प्रेसिडेंट का हमारे यहाँ। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर ही पूरे, समझ लो, एक देश को चलाता है। इसीलिए आप देखो कि नरेंद्र मोदी का नाम जितना आप न्यूज़ में सुनते हो, उतना शायद द्रौपदी मुर्मू जी का नाम नहीं सुनते होगे, या इसके पहले जो थे प्रेसिडेंट कोविंद जी, उनका नाम नहीं सुनते होगे। इसी वजह से, क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो पीएम है, क्योंकि हम यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, और यूएस में इसके बिल्कुल उलट प्रेसिडेंशियल फॉर्म फॉलो होता है। 2 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं दुनिया भर के। हालांकि अंबेडकर जी ने ये चीज़ तो कही ही थी कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो हमने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा है, और तब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं अपने देश का। तो हर जगह के सिस्टम से कुछ ना कुछ उठाया है हमने। तो यहाँ पर अगर हम क्वासी फेडरल हैं, तो क्वासी फेडरल भी क्या ही कहें, अपने यहाँ के सिस्टम को आप सेंट्रलाइज्ड ही मान लो एक तरीके से। क्योंकि अब इमरजेंसी आपने देख ही लिया है। इमरजेंसी जब आप देख लिया आपने, तो आप समझ ही गए होगे कि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, और वहाँ पर भी यूएस का रेफरेंस मैंने लेकर के समझाया था, तो हमारे यहाँ का जो सिस्टम है उसमें सेंटर के पास कितनी पावर होती है, और सेंटर अगर कोई चीज़ चाह दे तो वो सेंटर करके ही मानता है। ये बात आप तो समझ ही गए होगे। तो क्वासी फेडरल कहने के लिए है, लिखने के लिए, आंसर्स वाला चीज़ में लिखने के लिए है ये चीज़, लेकिन बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम है। लेकिन यूएस में बिल्कुल अलग है, वो पूरे फेडरल है।
वो पूरे फेडरल मतलब पूरे फेडरल, मतलब कि वहाँ पर जो स्टेट है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेंटर। स्टेट हैज़ ऑलवेज सेंटर से ज़्यादा पावर। बस एक पावर जो है वो सेंटर से ज़्यादा स्टेट के पास इस चीज़ की नहीं है कि जब वो अलग होना चाहता है स्टेट, वो पावर सेंटर से नहीं है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब यूएस के अगर प्रेसिडेंट की बात करोगे तो यूएस का प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है, हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर का टर्म 5 साल है, तो यूएस के प्रेसिडेंट का टर्म 4 साल है। लेकिन हमारे सिस्टम से बहुत ही अलग सिस्टम है उनका। वहाँ पर 4 साल का सिस्टम मतलब 4 साल, वहाँ पर री इलेक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता है। री इलेक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि लोकसभा में अगर बहुमत आपकी चली गई है तो आपकी गवर्नमेंट लगभग गिर जाती है। यही होता है लगभग, क्या मतलब गिरी गई, लोकसभा में बहुमत चली गई मतलब आपकी गवर्नमेंट गिर गई है, फिर से इलेक्शन होगा। और ऐसा कई बार हमारे देश को देखना पड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार, फिर 13 महीने की सरकार, HD देवे गौड़ा, कई ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स आए जिनको शायद आप बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे, और अटल बिहारी वाजपेयी जिनको आप जानते हो और चाहते थे कि वो PM बने, लेकिन वो 13 दिन ही सरकार चला पाए, एक वोट से उनकी गवर्नमेंट गिर गई। तो ये सब होता रहता है हमारे यहाँ पर री इलेक्शन का जो पूरा मामला है। लेकिन यूएस में नहीं होता है री इलेक्शन। उन्होंने इस चीज़ को तय कर लिया है कि री इलेक्शन नहीं होना है। उससे सही है कि देश का पैसा बहुत खर्च होता है उस चीज़ से, बार बार इलेक्शन से। तो यूएस में री इलेक्शन नहीं होता है। होता क्या है, जैसे सपोज प्रेसिडेंट है, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मान लो प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो फिर उस केस में क्या होगा। तो मान लो प्रेसिडेंट है यूएस का और यूएस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो यूएस प्रेसिडेंट की जब डेथ होती है तो उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब ये एक केस आया था सामने 1841 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1841 में ये केस आया था जब हैरिसन नाम के एक व्यक्ति प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएस के, और उस समय पर उनकी डेथ हो गई 41 में ही। और उसके बाद टाइगर नाम करके एक व्यक्ति थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे। ये चैलेंज ही यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार तब आया था, यूएस के लिए, यूएस के लोगों के लिए तब आया था। तो जो टाइगर नाम के व्यक्ति थे वो प्रेसिडेंट बने, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था फाइल्स पर लिखा क्या जाए, एक्टिंग प्रेसिडेंट लिखा जाए, प्रेसिडेंट लिखा जाए, क्या किया जाए। तो फाइल्स एक्टिंग प्रेसिडेंट लिख करके आगे बढ़ाई गई। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं थी कि री इलेक्शन होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं मेंशन था। तो उनके तक बढ़ाई गई फाइल्स। अब एक्टिंग प्रेसिडेंट देख करके गुस्सा आ गया उनको, वो एकदम अड़ गए इस चीज़ पर कि भाई प्रेसिडेंट ही लिखो, अदरवाइज मैं साइन ही नहीं करूँगा। और फिर फाइनली वहाँ पर प्रेसिडेंट लिखा गया। और जब वो प्रेसिडेंट, फिर उनको प्रेसिडेंट कह के, और वो एक कन्वेंशन चला आया कि जो भी प्रेसिडेंट अगर डेथ हो जाती है या बीमार हो जाते हैं, तबीयत खराब, मतलब वो दोबारा कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनकी गवर्नमेंट के, वही प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ये कन्वेंशन चला आया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जो ख़त्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के हीरो बन करके सामने आए थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यूएस के प्रेसिडेंट थे। 45 में उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ के बाद हेनरी ट्रूमैन वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट बनते हैं। और वो ट्रूमैन जो प्रेसिडेंट बनते हैं, बहुत ही विवादास्पद प्रेसिडेंट रहे वो अपने समय के। और उनके कहने पर ही जो 2 ब्लैक डेज कहा जाता है ह्यूमन हिस्ट्री का, हिरोशिमा और नागासाकी जब एटम बॉम्ब गिराया गया था, तो वो ट्रूमैन के ही आदेश पर गिराया गया था। तो वो भी वाइस प्रेसिडेंट थे, और क्योंकि रूजवेल्ट की डेथ हो गई थी तो वो प्रेसिडेंट बन गए थे। फाइनली इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, इन सबको ख़त्म करने के लिए और सारी जो क्लैरिटी के लिए, फाइनली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को लिख ही दिया गया। 1967 में उन लोगों ने 22nd अमेंडमेंट किया अपना, और इस चीज़ को लिख दिया कि भाई जो भी प्रेसिडेंट होगा, जो व्यक्ति, और उसकी डेथ हो जाती है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है, कोई भी किसी भी कारणों से वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। इस चीज़ को उन्होंने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनली। अब अगर आप आज के अमेरिका को देखोगे, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अमेरिका नहीं बोलूँगा, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, ये बात को ध्यान रखना, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो एक देश है। तो इस आंकड़ों पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, बिकॉज ये बस मैंने आपको एक मैप को दिखाने के लिए पिक किया हुआ है। तो इस वजह से जो अभी मैं बताते रहूँगा उसको आप गौर से सुनते रहना, और फिर आपको एक एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी यहाँ पर। तो आज का जो आप अमेरिका देखते हो, 1775 में जो आपको अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे शायद पता होगा, इंडिपेंडेंस का ईयर पता होगा, उस टाइम पर अमेरिका वैसा नहीं दिखता था। हुआ क्या था कि ये सब कॉलोनीज थे, ब्रिटिशर्स के, फ्रेंच के, इनकी कॉलोनीज हुआ करती थी। तो इन्हीं में से 6-7 कॉलोनी थी, जैसे ये साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, और इसके अलॉन्ग जो है ये 7 स्टेट हुआ करते थे। इन 7 स्टेट्स ने
लड़ाई शुरू करी पहली बार, और इस लड़ाई के जो नेता थे वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। तो ये लड़ाई इन लोगों ने शुरू करी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, और इन 7 स्टेट्स ने मिलकर के अपना एक कन्फेडरेशन बनाया और खुद को आज़ाद घोषित कर दिया 1775 में। तो उस समय का जो यूएस था वो इतना ही था। यही 7 स्टेट जो साइड के दिख रहे हैं थोड़े छोटे से, यही 7 स्टेट्स हैं यूएस। उस समय का यूएस यही हुआ करता था। आज की डेट में जो आपको इतना बड़ा, इतना विशाल, और अलास्का सब जोड़ लो और इनके आइलैंड्स जोड़ लो तो पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। वो यूएस सिर्फ इतना बड़ा हुआ करता था 1775 में। तो जॉर्ज वॉशिंगटन के अंदर इन लोगों ने आज़ाद घोषित कर दिया खुद को 1775 में। और फिर वहाँ से एक लड़ाई शुरू हुई 1775 से, और ये लड़ाई 83 तक चली। और फाइनली 83 में जाकर के वो समय आया जब ब्रिटिशर्स ने इनको पूरा सब कुछ सौंपना शुरू कर दिया, जब अपनी अपनी कॉलोनी शुरू कर दी। और उस समय तक ब्रिटिशर्स और फ्रेंच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हो चुके थे, और अब उनको समझ में आ चुका था कि यहाँ पर टिक पाना बहुत मुश्किल है, और वो दूसरी तरफ मूव करना भी शुरू कर दिया था इसी समय पर उन लोगों ने। तो ये एक पूरी लंबी लड़ाई है, खैर उसकी इतिहास में कभी दोबारा बाद में जाएंगे। तो 1775 में इन लोगों ने कर दिया था। और जैसे हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है ना 26 जनवरी का, वैसे ही यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। जैसे हमारे यहाँ पर 26 जनवरी को हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया था, तो वैसे ही यूएस में इन लोगों ने 1776 के अंदर 4 जुलाई को अपना एक इंडिपेंडेंस डे की तरह घोषित कर दिया था। तो 4 जुलाई का जो डेट है वो वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 4 जुलाई 1776 को ये लोग एक तरीके से इंडिपेंडेंट इन लोगों ने खुद को घोषित कर दिया था। और उसके बाद लंबी लड़ाई लड़ी, और फाइनली 83 में ये सब लोग जो हैं ये इनके हाथ में सत्ता आई, जॉर्ज वॉशिंगटन उसके नेता बने। लेकिन अभी तक इनके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फिर इन्होंने इलेक्शन के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए कवायदें शुरू करी हैं। इंपॉर्टेंट जो उसमें सबसे डेट्स देखी जाती हैं वो इसके बाद 1776 के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट देखी जाती है वो देखी जाती है 1787 में। 83 के बाद जब इनको सत्ता सौंप दी गई तो 1787 में इन्होंने फिलाडेल्फिया कन्वेंशन किया था, और इस फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में लगभग 55 डेलीगेट्स पहुंचे थे। और इन 55 डेलीगेट्स ने तय किया आपस में मिल करके कि इलेक्शंस होने चाहिए और इलेक्शन से एक सरकार आनी चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंटली याद रखना कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जो डेलीगेट्स थे जो लगभग हर स्टेट से आए हुए थे, इनका ये था कि रिप्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि कुछ स्टेट्स की सत्ता है और वही पूरे देश चला रही है, ऐसा ना हो। इसीलिए जो आज का आप इलेक्शन प्रोसेस देखते हो यूएस का, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इतने उसके लेयर्स हैं, इतनी बार वोटिंग होती है, और टर्म भी बहुत छोटा छोटा रखा गया इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स की भागीदारी थी उसमें, और हर स्टेट की अपनी अपनी शर्तें, इन सारी चीज़ों को लेकर के इसीलिए ऐसा एक सिस्टम बनाया गया। तो इस फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में तय हुआ कि पहला इलेक्शन हमें करवाना चाहिए, और इसी के 2 साल बाद 87 के 2 साल बाद यानी कि 89 में इन लोगों ने अपना पहला कन्वेंशन कराया। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है UCSC। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप बेहतरीन परफॉर्म करते हो तो आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की एक ट्रिप जीत सकते हो। आप अपनी फैमिली के साथ एक 5 स्टार होटल में स्टे के लिए का मौका जीत सकते हो, प्लस उसके साथ आप मैकबुक जीत सकते हो, आप आईपैड जीत सकते हो, आप एक्सबॉक्स जैसे एक्साइटिंग गिफ्ट जीत सकते हो। तो इस टेस्ट को आप ज़रूर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या जा रहा है आपका देने में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के आप क्लिक करिए और वहाँ पर जाकर के रजिस्टर करिए। ये टेस्ट जो है वो 10 नवंबर को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे होने वाला है, इसको आप ज़रूर से दीजिएगा। बाकी मैं इसके बारे में आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो फाइनली 1789 में पहली बार ये इलेक्शन होता है। फाइनली 1789 में जब ये इलेक्शन हो जाता है तो इस इलेक्शन में जॉर्ज वॉशिंगटन जीत के आता है। और ये आपने अमूमन देखा होगा, नॉर्मली यही चीज़ चलती है कि जो भी व्यक्ति फ्रीडम स्ट्रगल में हो, जैसे हमारे यहाँ पर पंडित नेहरू हैं, तो पंडित नेहरू जी का अगर आप देखो तो क्यों वो 15 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे। वो 15 साल तक प्राइम मिनिस्टर इसी वजह से रहे क्योंकि वो नेशनल मूवमेंट का हिस्सा थे, और कांग्रेस के अलावा तो कोई था ही नहीं वहाँ पर, और कांग्रेस को भी वो होल्ड करते थे। तो ठीक इसी तरीके से जॉर्ज वॉशिंगटन ने तो लड़ाई शुरू करी थी 1775 में, उनकी वजह से आज़ाद हुआ यूनाइटेड स्टेट्स, और बहुत सारे स्टेट्स उनकी वजह से आज़ाद हुए। तो उन्होंने एक मतलब समझ लो एक लॉ जलाई थी, दीप जलाया था। अब जैसे नेहरू जी के अलावा देखो तो गांधी जी अगर होते एक्टिव पॉलिटिक्स में और वो इच्छा रखते कि मुझे बनना है प्राइम मिनिस्टर, तो क्या गांधी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते? 100% बनते वो प्राइम मिनिस्टर, और लंबे समय तक रहते भी। बट खैर उन्होंने तो खुद ही वेव ऑफ कर दिया था। तो इसलिए नेहरू जी जो हैं
वो लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे। तो ठीक वैसे ही जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो पहली बार 1789 में इलेक्शन लड़े। जैसे बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को देखो कि उन्होंने आज़ाद करवाया बांग्लादेश को और फिर पहले प्रधानमंत्री बने वो। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जॉर्ज वॉशिंगटन 1789 में यहाँ के पीएम बने और उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो 1793 का दूसरा जो इलेक्शन हुआ तो लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप ही फिर से लड़ जाइए, तो वो दूसरा टर्म भी लड़े और दूसरे टर्म में भी वो पीएम बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। अब यहाँ पर टर्म जो होता है ना एक प्रेसिडेंट का, उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा था अब तक कि कितने बार कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, क्या इसके ऊपर भी कोई लिमिट है क्या। लेकिन क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन जो है बड़ा नाम था और फ्रीडम स्ट्रगल पूरा उन्होंने लीड किया था, तो वो 2 टर्म रहे। तीसरा टर्म जब फिर से आया 1793 से 4 साल और जोड़ दोगे, तो जब इनका तीसरे टर्म के लिए आया और लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि फिर से आप बन जाइए, आपके अलावा और कौन प्रेसिडेंट बनेगा यूएस का, तो उन्होंने तीसरे टर्म में मना कर दिया कि नहीं भाई, सबको मौका मिलना चाहिए। और उनकी एज भी हो गई थी और ठीक भी किया था उन्होंने, क्योंकि उसी के बाद उनकी डेथ भी हो गई थी, वो अपना टर्म पूरा भी नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तबीयत भी नहीं ठीक रहती और सबको मौका मिलना चाहिए, एक सबके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए रिप्रेजेंट करने की, और वो पीछे हट गए थे। तो इस वजह से कन्वेंशन चलने लगा कि 2 टर्म तक कोई भी प्रेसिडेंट रहेगा, ये कन्वेंशन चलने लगा नॉर्मली यूएस के अंदर। और यूएस में बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे ना आगे चल करके, अभी आपको एक एक चीज़ें देखने को मिलेंगी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कन्वेंशन से यूएस में चल रही हैं। और ये कन्वेंशन अगर आप देखो तो अब्राहम लिंकन ने भी यही कन्वेंशन फॉलो किया है। 2 सबसे फेमस अगर प्रेसिडेंट्स का नाम उठाओ तो जॉर्ज वॉशिंगटन और अब्राहम लिंकन उसमें से फर्स्ट और सेकंड पे आ जाते हैं। अब्राहम लिंकन जो है वो प्रेसिडेंट बने 1860 में, और 1860 में जब वो प्रेसिडेंट बने तो 1860 में उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद आपको पता ही है कि एक लड़ाई शुरू की। अब्राहम लिंकन वो व्यक्ति थे जो एकदम इस चीज़ पर आतुर थे, इस चीज़ पर अड़ चुके थे कि स्लेवरी को अबॉलिश करना है, स्लेवरी को ख़त्म करना है। और इसीलिए अगर आप मैप देखो तो उस समय पर क्या हुआ था, सिविल वॉर का भी थोड़ा सा आपको यहीं पर समझा देता हूँ कि उस समय पर ये जो नीचे के राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टेक्सास है, और टेक्सास के साथ और भी 6 राज्य जो अलाबामा और ये सब जो स्टेट थे, ये सब मिल करके टोटल 7 स्टेट्स थे। और ये सब नीचे वाले जो स्टेट हैं ये वो स्टेट थे जो कि एग्रीकल्चरली बहुत रिच थे। तो यहाँ पर इनका सारा काम धाम ही कैसे चल रहा था, वो स्लेव्स की वजह से चल रहा था। अब्राहम लिंकन इस चीज़ पर अड़ चुके थे कि स्लेवरी को अबॉलिश करना है, कुछ भी करके स्लेवरी को अबॉलिश करना है यूएस में। वो इस चीज़ पर अड़ चुके थे। 1860 में वो इलेक्शन जीते और स्लेवरी को अबॉलिश करना शुरू किया। और उसी के बाद इन स्टेट्स ने ऑफिशियली ये कह दिया कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ रहना ही नहीं चाहते, हम उससे अलग होना चाहते हैं। फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा केस है यूएस का। टेक्सास जो है वो ऑफिशियली कोर्ट गया इस चीज़ को लेकर के, और कोर्ट ने उसमें अपनी रूलिंग दी कि यूनिलैटरली आप अलग नहीं हो सकते यूनाइटेड स्टेट्स से। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब अलग होने की बात आएगी तो सेंटर इज़ स्ट्रॉन्ग, तब स्टेट्स का कुछ नहीं चलेगा भाई। ऐसे तो हर राज्य खड़ा हो जाएगा कि हमें अलग होना है। और फाइनली ये राज्यों ने लड़ाई लड़ी, फिर जब इनकी आर्मीज ऑफिशियली हार गई तो 4 साल बाद जा कर के इन्होंने फाइनली गिव अप कर दिया। और 1864 में ये पूरा सिविल वॉर ख़त्म हुआ और फिर से इलेक्शन हुए और अब्राहम लिंकन उस इलेक्शन में फिर से जीत गए। तो 2 टर्म वो भी प्रेसिडेंट रहे, अब्राहम लिंकन भी। लेकिन 1864 में जैसे ही वो इलेक्ट हुए थे उसके 1 साल बाद ही 65 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 65 में उनकी डेथ हो गई थी। एक व्यक्ति ने जो कि इस चीज़ से, जो कि टेक्सास या कहीं से आता था और वो इस स्लेवरी को कंटिन्यू रखने चाहता था और उसमें सपोर्ट करता था, उसी तरीके के किसी मानसिकता के किसी व्यक्ति ने उनको गोली मार दी। और उसके बाद अब्राहम लिंकन की डेथ के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट बन गए। तो अब्राहम लिंकन भी 2 टर्म रहे। लेकिन सबसे बड़ा जो इस कन्वेंशन को तोड़ने वाले व्यक्ति रहे वो तीसरे सबसे फेमस और सबसे आइकॉनिक प्रेसिडेंट्स माने जाते हैं यूएस के, जिनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिनको FDR यहाँ पर लिखा हुआ है। रूजवेल्ट ये वही व्यक्ति हैं, रूजवेल्ट जिनके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर यूएस में ये यूएस के एक हीरो की तरह निकल करके आए थे। और इन्हीं की डेथ के बाद ट्रूमन जो है वो प्रेसिडेंट बन गए थे, जिन्होंने एटम बॉम्ब का ऑर्डर दिया था। तो रूजवेल्ट उस टाइम पर प्रेसिडेंट बने यूएस के, द ग्रेट डिप्रेशन जब चल रहा था। और ग्रेट डिप्रेशन जो है लगभग 8-10 साल चला, और कहते हैं कि उस टाइम पर रूजवेल्ट ने ही यूएस को उस डिप्रेशन से बाहर निकाला। इसीलिए बहुत ही आइकॉनिक व्यक्ति रहे और कई बार प्रेसिडेंट बने यूएस के। तो इन्होंने ये कन्वेंशन 2 बार का तोड़ दिया। तो 1933 में ये एक बार प्रेसिडेंट बने,
फिर 37 में लोगों ने कहा कि भाई डिप्रेशन चल ही रहा है, आप ही बन जाइए। ये दोनों टर्म इनके डिप्रेशन के बीच में है, जो ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है। फिर उसके बाद वॉर शुरू हो गया, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, अटैक कर दिया जर्मनी ने। तो क्योंकि हर जगह पर बहुत अस्थिर माहौल बना हुआ था, तो लोगों ने फिर रिक्वेस्ट किया कि फिर से आप बन जाइए। 41 में, फिर 45 में फिर से ये प्रेसिडेंट बन गए 4 बार, लगभग मतलब समझ लो 16 तो नहीं, लगभग 13-14 साल ये प्रेसिडेंट रहे यूएस के, और 13-14 साल के बाद इनकी डेथ हो गई। तो ये प्रेसिडेंट रहे 4 बार, और तब जा कर के इस चीज़ को देखते हुए, और ट्रूमैन वाला जो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हुआ लोगों का, और वो 2 जो एटम बॉम्ब वाली घटना हुई, उसके बाद यूएस को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था। एक्चुअल में नेशनल लेवल पर भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो यूएस की एलाइज थी, उन्होंने भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया था। क्रिटिसिज्म के ऊपर खैर बाद में जाएंगे, बट ये 4 टर्म को लेकर के लोग बहुत निराश हुए। तो उसके बाद फिर फाइनली 1951 में इस चीज़ को लिख ही दिया गया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, वरना ये चीज़ लिखी नहीं थी कि कौन कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है यूएस का। तो 22nd अमेंडमेंट करके इस चीज़ को लिख दिया गया कि कोई भी 2 टर्म ही प्रेसिडेंट बन सकता है। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि मान लो जैसे रूजवेल्ट की डेथ हो गई, तो रूजवेल्ट की जगह पर वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय ट्रूमैन, वो प्रेसिडेंट बन गए। और ट्रूमैन अगर प्रेसिडेंट बने हैं तो क्या उनका टर्म काउंट होगा इस तरीके से, अगर वो इलेक्ट होकर के प्रेसिडेंट नहीं बने हैं? तो यहाँ पर इस चीज़ को भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल तक एज अ प्रेसिडेंट अपना काम कर रहा है तो उसका एक टर्म वो काउंट कर लिया जाएगा। तो मतलब ट्रूमैन का वो एक टर्म काउंट हो जाएगा, हालांकि वो पूरा ही रहे थे। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस किए गए। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, ये एक पूरा बैकग्राउंड है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी यूएस के पॉलिटिक्स का। अब अगर आप इलेक्शन प्रोसेस पर आओ, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और इनके पूरा इलेक्शन प्रोसेस को देखो, तो यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस को आप 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो। किसी भी कंट्री के इलेक्शन प्रोसेस को आप 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो। एक तरफ होता है इनडायरेक्ट और दूसरी तरफ होता है डायरेक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, इसको सही कर देते हैं। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शन में फ़र्क क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या है कि डायरेक्ट आप अपना उम्मीदवार, जैसे इंडिया में होता है ना कि आप अपना एमपी चूज़ करते हो, आप अपना एमएलए चूज़ करते हो, तो ये डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, आप अपना एमपी और एमएलए चूज़ कर रहे हो। यूएस में ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब कि यूएस में एक सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज चूज़ होगा, और ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज जा करके आगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ करेगा। अब ये जो इलेक्टोरल, यही तो हमारे यहाँ पर भी होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। प्रेसिडेंट आप डायरेक्ट थोड़ी चूज़ करते हो, आपने थोड़ी द्रौपदी मुर्मू को चूज़ किया है, या आपने द्रौपदी मुर्मू को थोड़ी वोट किया है। अब इसको इस तरीके से समझने के लिए समझो, जैसे सपोज इंडिया में अगर आप देखो तो प्राइम मिनिस्टर भी, या मान लो किसी स्टेट का सीएम है, चलो सीएम का एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी स्टेट का सीएम है, तो आप डायरेक्ट सीएम तो इलेक्ट कर नहीं रहे हो, आप तो एमएलए चूज़ कर रहे हो ना। फिर वो एमएलए जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, या पार्टी डिसाइड कर रही है कि कौन सीएम होगा। जैसे यूपी का एक बहुत बड़ा मैं एग्जांपल देता हूँ। 2017 में क्या हुआ था कि यूपी में इलेक्शन हुए, और बीजेपी को शायद उम्मीद नहीं थी, या पता नहीं क्या था, वो कोई फेस पे नहीं लड़ना चाहते थे, जो भी होगा उनका, इलेक्शन जीत गया यूपी का। और उस समय तक, इलेक्शन जीतने के बाद तक उनका डिसाइड नहीं था कि एक्चुअल में सीएम बनेगा कौन यूपी का। तो 2-3 लोग के नाम चलने लगे, मनोज सिन्हा का नाम चलने लगा, केशव मौर्य का नाम चलने लगा, योगी आदित्यनाथ का नाम चलने लगा। फाइनली पार्टी के कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, योगी आदित्यनाथ विल बी द राइट मैन, और फिर उनको सीएम बना दिया वहाँ पे। तो यहाँ पर आपने तो चूज़ किया नहीं कि योगी आदित्यनाथ सीएम होंगे, ये तो पार्टी ने चूज़ किया एक तरीके से। तो एक तरीके से तो वो इनडायरेक्ट ही है, हालांकि डायरेक्ट कहते हैं उसको हमारे यहाँ पर। तो जैसे एमपी और आप अपने एमएलए को चूज़ करते हो, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब आप जाकर के पोलिंग बूथ पर जिसके लिए वोट डाल रहे हो उसको आप चूज़ कर रहे हो, उसको डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। और आप जिसको चूज़ कर रहे हो, मतलब आप जिसको इलेक्ट कर रहे हो, वो व्यक्ति किसी और को इलेक्ट कर रहा है, तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, जैसे यूएस में होता है। तो यूएस में क्या होता है कि इलेक्टोरल कॉलेज सिंपल सा है, एक इलेक्टोरल कॉलेज चूज़ करती है जनता, और वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाता है। ये तो मैंने बहुत सिंपली बता दिया आपको। अब इसी इलेक्टोरल कॉलेज के फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है ना, इसका जो पूरा स्टेप है, मतलब वो अगर आप समझोगे आपका दिमाग का दही हो जाएगा। इतना कॉम्प्लेक्स, इतना कंफ्यूजिंग है, और इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है तो बहुत अच्छा सिस्टम, कुछ कुछ जगहों पे बहुत बढ़िया सिस्टम है, लेकिन इसको क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब आम आदमी के तो समझ ही में ना आए कि ये है चल क्या रहा है।
और अगर आप दूसरी कंट्री में बैठे हो ना, तो आपके लिए तो बिल्कुल खिचड़ी है ये एक तरीके से, और इसको आप कहीं पर भी सही तरीके से आपको ये एक्सप्लेन्ड मिलेगा भी नहीं। मैं भी बस यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सिंपल करने की कोशिश की है मैंने इस पूरे लेक्चर में, लेकिन आप कहीं भी जाना, कहीं भी देखना, जितनी भी एक्सप्लेनेशन दुनिया भर की यूट्यूब पे मौजूद होंगी, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगी। कोई भी लेक्चर आपका पूरा कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पाएगा यहाँ पर, इतना कंफ्यूजिंग सिस्टम है। अगर आपको पूरा सिस्टम इसका समझना है ना, तो इसमें कम से कम मैं बताऊँ आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे सिस्टम को समझने में। मैं भी थोड़ी बहुत शॉर्टकट्स मारूंगा इसमें, हर स्टेट का, क्योंकि आपको सिस्टम, अब यहाँ पर क्या है ना कि हर स्टेट का अपना अलग सिस्टम है। यूएस में, हमारे यहाँ पर तो एक इलेक्शन प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, सारा स्टेट में वैसे ही प्रोसेस से चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पर हर स्टेट का अपना अलग ही प्रोसीजर है, अपने अलग प्राइमरीज हैं, अपने अलग कॉकसेस का सिस्टम है, और फिर वो अपने अपने नॉमिनीज अलग अलग चूज़ कर रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, आपके लिए ईजी करके समझाने की आपको कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये मेन मुद्दा है, मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इसी इलेक्टोरल कॉलेज के चूज़ करने के प्रोसेस को, और इलेक्शन डे पर क्या होता है, कैंपेन में क्या होता है, ये सब को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहला जो स्टेप मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि कौन कौन प्रेसिडेंट बनना चाहता है, हाथ उठाओ। मतलब कि अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन, जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना कि लोग अपना इंटेंशन जताते हैं कि अच्छा, आपने अपने क्षेत्र में, जैसे आप जहाँ भी आप रहते होगे, आपने देखा होगा कि जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं ना, अभी उनको पार्टी से टिकट नहीं मिला है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो अपना पोस्टर्स, वो अपनी लोगों को लेकर के घूमना शुरू कर देते हैं, पोस्टर्स लगवाना शुरू कर देते हैं। व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर अनाउंसिंग देयर इंटेंशन दैट आई वांट टू बी द एमएलए ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। और जिस पार्टी का सिंबल लगा रहे हैं, वह जिस पार्टी के नेताओं को लगा रहे हैं अपने पोस्टर्स पे, तो उससे ये समझ में आता है कि बीजेपी से बंदा टिकट मांग रहा है। बट कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, किसी ने पोस्टर लगा दिया बीजेपी से टिकट मांगते हुए, और उसको मिल गया समाजवादी पार्टी से, और वो लड़ रहा है समाजवादी पार्टी से। ऐसा भी होता है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ यही होती है। और ये प्रोसेस जो है वो जनवरी में स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन कहते हैं इस प्रोसेस को। स्टेप 1 है कि कौन कौन प्रेसिडेंट बनना चाहता है और कौन वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है। बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक नाम डोनाल्ड ट्रंप का आ गया, एक नाम कमला हैरिस का आ गया, हो गया काम। नहीं, कम से कम समझ लो 50 से 55 लोग जो है ना, ये तो मैं कम ही बता रहा हूँ, 50 से 55 लोग अपनी इच्छा जताते हैं। भाई, कोई भी बनना चाहता है, हर कोई बनना चाह रहा है, जो वो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है वो बन रहा है। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, 35 ईयर्स ऑफ एज, और दूसरी चीज़ है कि 14 साल तक कम से कम आप यूएस में रहे हो। तो ये रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आप एनआरआई हो तो आप नहीं लड़ सकते हो, जैसे इंडिया में है ना कि इंडिया में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, वहाँ पर है। वहाँ पर 14 साल से ज़्यादा आप यूएस में रहे होना चाहिए। और तीसरी चीज़ उसमें क्या है कि यू हैव टू बी बॉर्न इन यूएसए, और योर आइदर ऑफ द पेरेंट शुड बी बॉर्न इन यूएसए। ये वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये सारी क्राइटेरिया आप पूरी कर रहे हो तो यू कैन बी द प्रेसिडेंट। आप करो अपना, आप अनाउंस करो अपना इंटेंशन। अगर आप उस लायक हो गए तो आपको मिलेगा। हालांकि बहुत सारे लोग कर देते हैं अनाउंस और फिर बैकअप भी हो जाते हैं 1 ही महीने के अंदर। वो ऐसे ही मज़े लेने के लिए, देखने के लिए कि मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, इसका क्या फ़र्क पड़ता है। और पार्टी में भी कई बार 2 लोगों में, 2 गुटों में आपस में कुछ विवाद हो जाता है, तो एक की तरफ से एक की तरफ से एक की तरफ से एक, ऐसे करके बहुत लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद स्टेप 2 होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन प्रोसीजर है। इस चीज़ को मैं कहता हूँ, क्यों बेहतरीन कहेंगे, अभी आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। जैसे इंडिया में आपने देखा होगा जनरली प्रेसिडेंट कौन होता है। इंडिया का अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखो तो प्रेसिडेंट कौन होता है इंडिया में, ये कौन तय करेगा कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा? हम और आप तो तय कर नहीं रहे हैं, या हमने जो नेता भेजे हैं चूज़ करके वो भी नहीं तय कर रहे हैं। कहाँ तय कर रहे हैं वो नेता? वो तो मतलब उनका कितना ही अहमियत है आज की डेट में वो आपको पता ही है बहुत अच्छे से। तो वो भी कहाँ तय कर रहे हैं प्रेसिडेंट कौन होगा? प्रेसिडेंट कौन होगा ये बात पार्टी तय कर रही है। मतलब लुटियंस दिल्ली में बैठे पार्टी हेडक्वार्टर्स के कुछ लोग जो हैं वो तय करेंगे कि इनको प्रेसिडेंट बनाते हैं। और फिर आपके सामने एक ऐसा नाम आता है जिसका नाम आपने शायद पहली बार सुना हो अपनी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में। अगर आप पॉलिटिक्स में बहुत रुचि नहीं रखते हो तो आपको भी शायद द्रौपदी मुर्मू जी का नाम पहली बार तभी पता चला होगा जब वो प्रेसिडेंट बनी होंगी। रामनाथ कोविंद जी का नाम शायद पहली बार तभी पता चला होगा जब वो प्रेसिडेंट बने होंगे। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस का भी हाल है। मैं सिर्फ बीजेपी का नहीं बोल रहा, कांग्रेस का भी वही हाल है। एक अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप हटा दो तो शायद उसके अलावा आप बहुत कम ही इंडिया के प्रेसिडेंट्स को पहले से जानते होंगे।
लगभग सारे ऐसे प्रेसिडेंट बनते हैं जिनको पार्टी चाहती है। एक अपवाद है उसका, नीलम संजीवा रेड्डी, जिनको इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी प्रेसिडेंट बने, वो नहीं बने, वीवी गिरी प्रेसिडेंट बन गए। हालांकि पार्टी चाहती थी कि संजीवा रेड्डी बने प्रेसिडेंट, वो कहानी अलग है, उसको मैं समझा चुका हूँ आपको बेसिक स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में अपने। तो लुटियंस दिल्ली के कुछ लोग बैठे हुए तय कर रहे हैं कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, पर यूएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएस में ये चीज़ कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, वो भी जनता ही तय करती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होने के बावजूद। और कैसे होता है वो सब चीज़ अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि दो प्रक्रिया हैं जिसको प्राइमरीज और कॉकसेस कहते हैं। सबसे पहले आप कॉकसेस को समझो। ये कॉकसेस क्या है? ये पार्टीज कंडक्ट कराती है, एक सिस्टम है वोटिंग का। और ये कौन कंडक्ट करा रही है? ये पार्टीज कंडक्ट करा रही हैं। बेसिकली वो इस सिस्टम से क्या चूज कर रहे हैं? वो इस सिस्टम से नॉमिनी चूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ये नॉमिनी करेगा क्या। इसको आप कंफ्यूज मत करना, अपने यहाँ जैसे एमपी या एमएलए होते हैं उस चीज़ से कंफ्यूज मत करना, वो अलग है। अभी मैं आपको ये बिल्कुल अलग चीज़ है, उसको समझाता हूँ, अभी धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। तो ये कॉकसेस बेसिकली एक सिस्टम है जो पार्टी कंडक्ट करवा रही है अपने यहाँ से नॉमिनी चूज करने के लिए, अपने पार्टी से नॉमिनीज को चूज करने के लिए। और ये कॉकसेस, अब देखो ये कॉकसेस का एक चैलेंज है कि यहाँ पर अगर आपको वोट करना है, आप एक जनरल आदमी हो, आपको एक वोट करना है, ये पार्टी मीटिंग की तरह होता है, एक नेबरहुड मीटिंग होती है। जैसे कहीं रेस्टोरेंट में एक मीटिंग बुला ली, एक कहीं पर पार्टी हॉल में एक मीटिंग बुला ली, कहीं पर पार्क में एक मीटिंग बुला ली। तो छोटी छोटी हर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर एक एक पार्टीज़ जो है अपनी अपनी मीटिंग बुलाती हैं। और फिर वो पार्टीज़ के मीटिंग मेंबर्स जो हैं वो हाथ उठाएंगे कि मैं चाहता हूँ ये नॉमिनी बने, मैं चाहता हूँ ये नॉमिनी बने, हर पार्टी। और ऐसा नहीं है यूएस के अंदर की दो ही पार्टीज़ हैं, यानी कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, जिनका आपने नाम सुना है। बहुत सारी अलग और भी पार्टीज़ हैं यूएस के अंदर। तो ये बिल्कुल भी मत समझना कि वहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो ये जितनी भी पार्टीज़ हैं ये सब अपनी अपनी मीटिंग्स बुलाएंगी और फिर अपने यहाँ से नॉमिनी, अपनी पार्टी में से नॉमिनीज़ को चूज़ करना शुरू करेंगी। और इस पर लोग जो हैं वो अपने वोट्स देते हैं। एक तो ये सिस्टम है। अब यहाँ पर सिस्टम में चैलेंज क्या है कि बहुत कंफ्यूजिंग है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस सिस्टम में बड़े लेवल पर जब आप इस सिस्टम को ले जाओगे फेल हो जाएगा। जैसे छोटे स्टेट्स जितने हैं वहाँ पर तो आप करा लोगे। अब कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में 25 लाख की जनसंख्या है, कैसे कराओगे ये कॉकसेस सिस्टम? इस छोटा कैसे संभव हो पाएगा? बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो वहाँ पर जो होता है बड़े स्टेट में ज़्यादातर, या कुछ छोटे स्टेट्स भी अब इसको अपना चुके हैं, वो प्राइमरीज का सिस्टम होता है। ये प्राइमरीज का बेसिकली सिस्टम क्या है? ये समझ लो स्टेट करवाता है। और यहाँ पर क्या होता है? एक सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। बैलेट से वोटिंग मतलब एक बैलेट है, उसमें जाएंगे और उसमें अपना वोट आदमी डाल देगा। आपको इसमें किसी पार्टी का मेंबर होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चैलेंज ये है कि आपको पार्टी का मेंबर होना है और तब आप कॉकसेस की मीटिंग में जाओगे और वहाँ पर जा करके आप अपना नॉमिनी चूज़ करोगे। लेकिन प्राइमरीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी चूज़ तो नॉमिनी ही कर रहे हैं हम यहाँ पर भी, लेकिन वो सीक्रेट बैलेट से कर रहे हैं। ये फ़र्क है इसमें, दोनों के सिस्टम में फ़र्क है। तो पहले ये सिस्टम बहुत प्रचलित हुआ करता था कॉकसेस का, लेकिन धीरे धीरे अब लगभग हर जगह पर नॉमिनीज का सिस्टम बहुत प्रचलित हो गया। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो आधा इधर आधा उधर, जैसे कैटुंची जो है वहाँ पर प्राइमरीज, डेमोक्रेट्स जो हैं वो प्राइमरीज का सिस्टम फॉलो करते हैं और रिपब्लिकन्स जो हैं वो कॉकसेस का सिस्टम फॉलो करते हैं। इस तरीके से चलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, बहुत कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग ही नियम है, हर पार्टी का अपना अलग ही नियम है। खैर, इसमें जानने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ये लोग अपने अपने स्टेट से यहाँ पर नॉमिनीज चूज़ कर रहे हैं दोनों तरीक़ों से। और ये नॉमिनीज जो हैं, ये नॉमिनीज बेसिकली हिस्सा लेंगे कहाँ पर? ये नॉमिनीज हिस्सा लेंगे प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन में, प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन, एंड दैट इज़ द स्टेप 3। तो ये प्राइमरीज और कॉकसेस के सिस्टम से हमने नॉमिनीज चूज़ किए। और ये नॉमिनीज जो हैं, जैसे मान लो इसको इस तरीके से समझो कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से कुछ नॉमिनीज चूज़ हुए, मध्य प्रदेश से कुछ नॉमिनीज चूज़ हुए। और ये नॉमिनीज सिर्फ एक पार्टी के नहीं हैं, ये नॉमिनीज अपनी अपनी पार्टीज़ के हैं। जैसे रिपब्लिकन्स के नॉमिनी चूज़ हुए, डेमोक्रेट्स के नॉमिनीज चूज़ हुए, इनके नॉमिनीज चूज़ हुए, जो भी और पार्टी हैं। और ये सब मिलेंगे कहाँ पर? ये सब मिलेंगे एक महाकुंभ में। महाकुंभ मतलब कि प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन के अंदर। इसको हम स्टेप 3 के तौर पर देख सकते हैं। तो ये प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन में क्या होगा? ये सारे नॉमिनीज पहुँचेंगे और अपनी अपनी पार्टीज़ में से तय करेंगे कौन सा हमारा प्रेसिडेंट फेस होगा, कौन हमारा वाइस प्रेसिडेंट फेस होगा। तो जितने लोग हैं, अब लोगों ने जैसे सेलेक्ट किया इन नॉमिनीज़ को, तो कुछ तो ये नॉमिनीज़ की एक प्लेज होती है लोगों को, कि लोग ये कह के भेजेंगे भाई ट्रंप को ही चूज़ करना, ऐसा नहीं कि वहाँ जा कर के पलट जाना, ट्रंप को ही चूज़ करना है। तो ये प्लेज्ड होते हैं।
अब क्या होता है, कई बार टाई हो जाता है, जिस केस में टाई हो गया तो उस केस में फिर वो फ्री हो जाते हैं, वो अपने हिसाब से दे सकते हैं वोट। अगर प्लेज्ड हैं तो फिर उनको वोट उसी को देना है जिसको चूज़ करने के लिए जनता ने बोला है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, तो उनको वोट दिया, ऐसे ऐसे पूरा कर करके चल रहा है। और नॉमिनीज जो हैं वो जो रिपब्लिकन्स हैं वो अपने नॉमिनी को चूज़ कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट फेस कौन होगा। और फिर सारे नॉमिनीज का वोट होने के बाद जो पॉपुलर ओपिनियन आता है उस हिसाब से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट फेस ये लोग चूज़ करते हैं। उसी तरीके से डेमोक्रेट्स करते हैं, यहाँ पर नॉमिनीज जो हैं वो अपने अपने वोट्स देंगे और नॉमिनीज के पॉपुलर वोट के बेसिस पर ये लोग अपने प्रेसिडेंट फेस और वाइस प्रेसिडेंट फेस चूज़ करेंगे। ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पर हमारे पास दो फेस आ चुके हैं, एक प्रेसिडेंट का, एक वाइस प्रेसिडेंट का, रिपब्लिकन्स की तरफ से, और डेमोक्रेट्स की तरफ से भी हमारे पास एक प्रेसिडेंट का, एक वाइस प्रेसिडेंट का फेस आ चुका है। अब जो है वो इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है सही मायनों में। मतलब ये एक बार प्राइमरीज और कॉकसेस का सिस्टम हो गया और ये हम कंडक्ट करा लेते हैं मार्च के टाइम पर। ये मार्च में हो जाता है प्राइमरीज और कॉकसेस, और उसके बाद जुलाई में हमारा ये महाकुंभ हो जाता है। महाकुंभ, बार बार मैं इसको समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, महाकुंभ लिख मत देना कहीं पर, इसको प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन ही कहते हैं। ये जुलाई में हो गया और इसके बाद कैंपेनिंग लगभग मतलब अगस्त से आप समझ लो कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाती है। कैंपेनिंग में क्या होता है, कैंपेनिंग में सिंपल है, वही जैसे आप देखते हो कि कैंपेनिंग आपके यहाँ पर होती है ना, कि जो भी नेताजी होते हैं वो एक सम्मेलन बुलाते हैं, फिर वहाँ पर भाषण देते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। वैसे ही कैंपेनिंग वहाँ पर भी शुरू होती है, लेकिन वहाँ की थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि कैंपेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि मैं चाहता हूँ इंडिया में भी होना चाहिए वो चीज़, कि वहाँ पर जो भी प्रेसिडेंट फेस होगा पार्टीज़ का, उनके बीच में डिबेट्स होती हैं। और ये डिबेट का सिस्टम वहाँ पर ज़बरदस्त, जैसे आपने देखा ना कि सबसे पहली डिबेट डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में हुई, और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में जो डिबेट हुई उसमें जो बाइडेन बहुत बुरी तरीके से मतलब हारते हुए नजर आए। इसी वजह से उनको हटा लिया गया और कमला हैरिस को आगे कर दिया गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में भी डिबेट हुई। कमला हैरिस के पास बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं था उस डिबेट में। अब इस डिबेट में कैसे होता है, और इस डिबेट के बाद देखो, इस डिबेट में ऐसा नहीं है कि कोई जज बैठा होगा वो बताएगा नहीं ये जीत गए वो हार गए, ऐसा कुछ नहीं है। इस डिबेट में क्या होता है कि सिंपली डिबेट कराई जाती है और जो भी उम्मीदवार होते हैं, जो भी पर्सन लड़ रहा है इलेक्शन, वो अपना पॉइंट रखता है कि मैं अगर प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। जो दूसरे पार्टी का प्रेसिडेंट जो नॉमिनी है वो बताएगा कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। इस तरीके से वो लोग बताएंगे। जनता तय करती है कि कौन कितना क्लैरिटी से ये चीज़ को रख पा रहा है और कौन क्या चेंज ला पाएगा, ये बात जनता तय करती है। और फिर बहुत सारी ऐसी न्यूज़ एजेंसीज हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करती हैं किसने जीता किसने हारा। वो क्या करती हैं, समझ लो 500 लोग हैं, 500 लोग को बैठा लिया, डिबेट दिखाई, तो 500 लोग में से 100-200 तो ऐसे होंगे जो एकदम कोर रिपब्लिकन होंगे, 200 ऐसे होंगे जो कोर डेमोक्रेट्स होंगे, और 100 उसमें से ऐसे होंगे जो न्यूट्रल होंगे। तो वो 100 इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वो डिसाइड होता है। तो उस तरीके से वो चीज़ होती है। तो डिबेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। और डिबेट होती कैसे है, डिबेट के लिए उन्होंने एक सिस्टम ऐसा बना रखा है कि उन्होंने अपनी एक एनजीओ बना रखी है जिसको वो कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स कहते हैं। और ये जो एनजीओ है सीपीडी, ये डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन सबकी मिला जुला करके ये एनजीओ है, सबकी भागीदारी है इसमें। और ये इसका काम ही ये है कि ये ऐसे डिबेट्स को कंडक्ट करे। जैसे इस बार सीएनएन ने कराया ना, तो इनका काम ही ये है कि ये कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स, इनका काम ही ये है कि प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की डिबेट ये कंडक्ट कराएं। तो पहली डिबेट बाइडेन के साथ हुई, दूसरी कमला हैरिस, फिर तीसरी वाइस प्रेसिडेंट्स के बीच में हुई, दोनों तरफ के जो वाइस प्रेसिडेंट के नॉम फेसेस थे उनके बीच में हुई। ये सारी चीज़ें हैं। इसी कैंपेनिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है स्विंग स्टेट्स। आपने नाम सुना होगा, इसको भी यहीं समझ लो। जैसे एक तरीके के स्टेट होते हैं जिनको हम कहते हैं रेड स्टेट, एक स्टेट होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्लू स्टेट। अब ये रेड स्टेट और ब्लू स्टेट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये रेड स्टेट वो स्टेट है जहाँ पर रिपब्लिकन्स का स्ट्रांग होल्ड है और ये गढ़ है रिपब्लिकन्स के। तो यहाँ पर रिपब्लिकन्स को पता है कि यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अपना ही है। तो ये रेड स्टेट्स में जैसे मान लो टेक्सास जो है ना, वो हमेशा से एक रेड स्टेट की तरह आता है। हालांकि जो इतिहास जब मैं आपको बता रहा था अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में, तो उसमें यही टेक्सास है जो अब्राहम लिंकन के खिलाफ लड़ रहा था। और अब्राहम लिंकन रिपब्लिकन थे, लेकिन उस टाइम के रिपब्लिकन्स और आज के रिपब्लिकन्स में बहुत फ़र्क है। तो टेक्सास जो है वो कोर रिपब्लिकन स्टेट है। अब ब्लू स्टेट्स
कोर डेमोक्रेट्स के स्टेट हैं, ये एकदम डेमोक्रेट्स को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। और इसमें आप न्यूयॉर्क को ले सकते हो, इसमें आप कैलिफोर्निया जो है सबसे बड़ा उसको ले सकते हो। ये सब जो है वो कोर डेमोक्रेट्स के एकदम गढ़ माने जाते हैं। तो वहाँ मतलब कोई नहीं हिला सकता उनको, वो मतलब डेमोक्रेट्स के ही कब्जे में। आज भी देखो कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए, लेकिन न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया दोनों डेमोक्रेट्स के पास है। वहीं टेक्सास जो है वो रेड स्टेट है। और इसी में आते हैं कुछ स्विंग स्टेट्स, इसमें कुछ 6-7 डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। तो 7 स्टेट हैं जैसे इस बार। तो ये स्विंग स्टेट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं विद टाइम टू टाइम। कुछ स्टेट जो हैं वो रेड या ब्लू बन जाते हैं और कुछ जो हैं वो स्विंग बन जाते हैं। स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जहाँ पर मामला इधर भी जा सकता है रेड की तरफ, और मामला ब्लू की तरफ भी जा सकता है। जैसे मिशिगन इस बार स्विंग स्टेट की लिस्ट में था, एरिजोना स्विंग स्टेट्स की लिस्ट में था, विनकॉन्सिन स्विंग स्टेट की लिस्ट में था, नॉर्थ कैरोलिना को स्विंग स्टेट में डाला गया था जो डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिया। ये सब स्विंग स्टेट्स हैं, तो ये कभी भी पारी इधर या उधर। तो कैंपेनिंग जो होती है वो ज़्यादा कहाँ होती है, वो स्विंग स्टेट्स में होती है। पेंसिल्वेनिया स्विंग स्टेट्स में है। और आपने देखा होगा कि इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ने जब अपने कैंपेन अपने अपने एंड किए तो उसको पेंसिल्वेनिया में एंड किया, क्योंकि वो एक स्विंग स्टेट था। तो वहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा जो जोर मारना है, सबसे ज़्यादा जो प्रचार करना है वो कहाँ करना है, वो स्विंग स्टेट्स में करना है। अब जो कैंपेन का टाइम है ये कब से चल रहा है, कैंपेन का टाइम आप लगा लो कि अगस्त या सितंबर से स्टार्ट होता है और ये इलेक्शन डे तक चलता है, यानी कि नवंबर तक चलता है। तो ये पूरा इसका टाइम होता है, यानी कि कैंपेन का टाइम होता है। अब फाइनल आता है इलेक्शन डे। अब इलेक्शन डे को समझने से पहले ना आप थोड़ा सा सिस्टम समझ लो, पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद मैं आपको इलेक्शन डे बताता हूँ क्या होता है। पॉलिटिकल सिस्टम अगर आप समझो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है यूएस का, वो अगर आप समझो तो जैसे हमारे यहाँ पर है ना, दो है, एक सेंटर और एक स्टेट। ठीक वैसे भी दो, वहाँ पर भी दो सिस्टम है, एक सेंटर और एक स्टेट। और सेंटर में एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है। वही हालात वहाँ पर स्टेट में भी हैं, एक लेजिस्लेचर है और एक एग्जीक्यूटिव है। जुडिशरी भी होता है, लेकिन जुडिशरी क्योंकि इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है तो इसलिए जुडिशरी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। अब लेजिस्लेचर के भी दो हिस्से हैं सेंटर में। अगर आप देखो तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इसको HOR लिखा हुआ है मैंने, ये है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा है ना, यहाँ पर ऊपर मैं छोटा सा लोक लिख दे रहा हूँ, आप उससे थोड़ा सा समझ लोगे। तो ये लोकसभा जैसे अपने यहाँ पर है, ठीक उसी तरीके से यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। और इनका जो टर्म होता है वो होता है 2 साल। और टोटल ऐसे 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सीट्स हैं। उसके अलावा दूसरा जो वहाँ पर हाउस होता है वो होता है सेनेट। और सेनेट जैसे अपने यहाँ पर राज्यसभा है, हाउस ऑफ एल्डर्स, तो वैसे ही वहाँ पर सेनेट का आप समझ लो समस्या है। और सेनेट की जो टर्म है वो 6 साल है। 6 साल वैसे ही जैसे अपने यहाँ राज्यसभा में 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। तो 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, तो इसलिए उसको जोड़ोगे तो 6 साल वो आ जाता है। और टोटल यहाँ पर 100 सीटें हैं। 100 सीटें क्यों हैं, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। टोटल अमेरिका में है 50 स्टेट्स, और हर स्टेट जो है वो 2 सीटें कंट्रीब्यूट करता है सेनेट में, चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे वो कितना भी छोटा हो। इसीलिए सेनेट के अंदर आपको 100 सीटें दिखाई देंगी। लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 सीट हैं। ये कैसे डिसाइड होता है, तो ये डिसाइड होता है कि कौन सा स्टेट कितना बड़ा, कितनी पॉपुलेशन है वहाँ पर, इन सब चीज़ों के बेसिस पर। जैसे हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज काटी जाती हैं, डिलिमिटेशन किया जाता है, ठीक वैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का भी वही स्थिति है, सेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताने के लिए करी जाए तो मान लो टेक्सास का एग्जाम्पल लो। टेक्सास में टोटल 40 सीटें हैं आज के डेट में। तो 40 में से 2 तो सेनेट वाली हो गई और बाकी बची 38, ये हो गई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो ये एक बड़ा, क्योंकि टेक्सास बड़ा है, सबसे बड़ा वहाँ पर कैलिफोर्निया है। तो कैलिफोर्निया में टोटल अगर सीट्स देखोगे 54 हैं, लेकिन 54 में 2 सेनेट की निकाल दो, 2 तो सेनेट की वो कॉमन रहती है हर जगह पर, और बाकी अगर आप देखो तो 52 जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, क्योंकि कैलिफोर्निया बहुत बड़ी जनसंख्या वाला स्टेट है। उसके अलावा छोटे स्टेट में अगर अलास्का को उठाओ, अब अलास्का छोटा तो नहीं है, ऐसे तो एरिया में बहुत बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इसलिए वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सिर्फ 1 सीट है और 2 सेनेट की। तो मिनिमम जो सीट हो सकती हैं किसी भी स्टेट की वो 3 हो सकती हैं, इससे कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2 सेनेट की तो फिक्स ही रहेगी और 1 से कम तो क्या ही होगा। तो 2 + 1 वो 3 जो है वो मिनिमम किसी भी, कितना भी छोटा, कितना भी आयोवा हुआ, सबसे छोटे स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर भी देखोगे आपको 3 सीटें दिखाई देंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। ऐसा ही कुछ सिस्टम स्टेट में भी है। स्टेट में भी एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और एक सेनेट है। हर स्टेट का हालांकि अपना अलग अलग सिस्टम है।
तो हर स्टेट का भी समझाने लग जाएं तो ये, वही तो कह रहा हूँ, ये रात हो जाएगी। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है वो गवर्नर है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये भी कुछ स्टेट्स में है। और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव हैं वो प्राइम प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब हम आते हैं इलेक्शन डे के दिन, कि इलेक्शन डे में जब एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है तो वो किसको इलेक्शन देकर, वो किसको वोट दे करके आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पूरा सिस्टम आपने समझ लिया। तो अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट हो रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है ना, नॉर्मल आदमी इसको वोट नहीं दे रहा है डायरेक्ट। नॉर्मल आदमी इस लेजिस्लेचर वाले पार्ट को वोट दे रहा है, मतलब कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट्स को चूज कर रहा है, मतलब कि इसके मेंबर और इसके मेंबर्स को चूज कर रहा है। इसका मतलब ये है साफ साफ कि वो क्या कर रहा है, वो इलेक्शन डे के दिन, यानी कि 5 नवंबर को इलेक्शन है था, तो 5 नवंबर को जब एक व्यक्ति निकला तो उसने क्या चूज किया, उसने इलेक्टोरल कॉलेज को चूज किया। कैसे? इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, तो सिंपली जो मैंने आपको बताया कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट होते हैं। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितनी सीटें हैं, 435, और सेनेट में है 100 सीटें। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 535 सीट्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई इस बार के इलेक्शन में तो 538 हैं, तो ये 535 का कैलकुलेशन तुम कहाँ से बना दिया। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए ये बात समझो, जैसे इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में लोगों को वोट नहीं देंगे, दिल्ली के लोग वो भी तो वोट देंगे। तो वैसे ही यूएस का कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। अब वॉशिंगटन डीसी कोई स्टेट नहीं है या किसी स्टेट का हिस्सा नहीं है, वो क्या है, वो एक छोटा सा जिला है। अगर मैप से आपको दिखाऊं तो मैप में आपको दिखेगा भी नहीं, वो इतना छोटा है वॉशिंगटन डीसी उन स्टेट्स के सामने। अब यहाँ पर अगर आप मैप में देखो तो ये देखो डीसी यहाँ मार्क किया हुआ है ना, इसको ले आओ, ये यहाँ पर आके इतना छोटा, ये डॉट बना दिया वो भी बड़ा बनाया मैंने, इतना छोटा सा वॉशिंगटन डीसी है। और वॉशिंगटन डीसी को कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, ये वो वॉशिंगटन नहीं है बिल्कुल यहाँ वाला, यहाँ का वॉशिंगटन अलग है बिल्कुल, जिसका वॉशिंगटन डीसी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ का वॉशिंगटन हटा दो, ये है वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी के लोगों की यही शिकायत थी कि भाई हमें भी इंक्लूड कर लो, हमें भी तो वोट देने का राइट होना चाहिए, क्यों नहीं राइट होना चाहिए। अब देखो सेंटर को ये लगता था ना, हमेशा कैपिटल में सेंटर को हमेशा ये डर रहता है, इंडिया में तो ये सिस्टम बना हुआ है कि यूनियन टेरिटरी है तो 3 जो हिस्से हैं यानी कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस वगैरह जो है वो सेंटर के हाथ में है, वो स्टेट के हाथ में नहीं देना चाहते, बिकॉज फिर सेंटर जाएगा कहाँ भाई, बैठना तो आकर के यहीं पे है। पर वॉशिंगटन डीसी के लोगों की बात सही थी कि दुनिया भर के लोग चूज़ कर रहे हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होगा कहाँ, और वो वाइस और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आकर के बैठ रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में हमारे ऊपर सर पे। तो हमारे पास भी तो राइट होना चाहिए ना अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ करने के लिए। तो इस वजह से वॉशिंगटन डीसी के लिए वो 3 सीटें, 3 जो है वो 3 सीट वॉशिंगटन डीसी, क्योंकि मिनिमम मैंने आपको बताया कि मिनिमम 3 सीट्स हो सकती हैं, तो वॉशिंगटन डीसी को इसीलिए वो 3 सीटें दे दी गई, यानी कि 1 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की और 2 उसमें दे दी गई उनको सेनेट की। तो इसलिए उस 3 को भी अगर आप जोड़ देते हो तो यहाँ पर आपकी 538 सीट्स निकल करके आ जाती हैं। तो जब एक व्यक्ति यूएस में, यानी कि 5 नवंबर को जो व्यक्ति निकला अपने घर से, उसने किसको वोट दिया, उसने वोट दिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को और सेनेट को, मतलब कि इनके मेंबर्स को चूज करने के लिए। अब इनके मेंबर्स को चूज करने के लिए जब वो गया तो अब उसमें क्या होता है ना कि दोनों का नाम होता है, जैसे प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है डोनाल्ड ट्रंप, तो उनका नाम होगा डोनाल्ड ट्रंप, और उसके नीचे ब्रैकेट में उस व्यक्ति का नाम लिखा होगा जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होगा। जैसे समझने के लिए इसको समझो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा सा नाम लिखा है जैसे हमारे यहाँ पर, ठीक है, इसको समझने के लिए इस तरीके समझो, जैसे ईवीएम है तो हमारे यहाँ पे कैंडिडेट का नाम ईवीएम पे लिखा होता है, कई बार आपको तो पता ही नहीं होता है कैंडिडेट कौन है, आप सिर्फ जाते हो और देखते हो कि ये झोला मतलब कि ये हाथ है, हाथ पंजा बना हुआ है तो कांग्रेस, लोटस बना हुआ है तो बीजेपी, झाड़ू बना है तो आम आदमी पार्टी, आप जाकर के सीधा उस पर दबा देते हो ईवीएम में। ठीक उसी तरीके से समझो कि वहाँ पर पार्टी का कोई निशान तो होता ही है, लेकिन उसके साथ मेन जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, क्योंकि नॉमिनीज तय कर चुके हैं कैंडिडेट कौन है, वो फिक्स है, तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम ऐसे लिखा होगा और जो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहा होगा उस व्यक्ति का नाम लिखा होगा। तो दोनों में से किसी को भी अगर आप जानते हो तो आप यहाँ पर जा करके बैलेट में डाल दीजिए टिक करके, और लोग डाल देते हैं।
तो उस बेसिस पर जो अभी 5 नवंबर को इलेक्शन हुए वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के हुए, और यहाँ से लगभग तय हो जाता है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। ये इलेक्टोरल कॉलेज एक बार फॉर्म हो गया 538 लोगों का, तो उसमें रिपब्लिकन्स ज़्यादा पहुँचे, तो सिंपल सी बात है कि रिपब्लिकन्स डोनाल्ड ट्रंप को बनाएंगे प्रेसिडेंट और जेडी वांस को बनाएंगे वाइस प्रेसिडेंट। और अगर उधर से डेमोक्रेट्स ज़्यादा पहुँचे तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो किसको बना देंगे, कमला हैरिस को प्रेसिडेंट बना देंगे। और ये डिसाइड कौन कर रहा है, डिसाइड स्विंग स्टेट्स कर रहे हैं। बाकी तो जो गढ़ हैं उनके तो वो हैं ही, बाकी ये स्विंग स्टेट, इसीलिए स्विंग स्टेट का नाम इतना ज़्यादा आपने इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर सुना। अब एक चीज़ और बहुत ज़्यादा विवादित है यूएस इलेक्शंस में, एक तो ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, एक प्रोसीजर और जिसको बहुत ज़्यादा विवाद में रहा जाता है कि यहाँ पर होता है विनर टेक ऑल का सिस्टम। विनर टेक ऑल का सिस्टम मतलब क्या है, जिसको WTA लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि सपोज एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर टेक्सास लेते हैं। अब टेक्सास में टोटल कितनी है, 40 सीटें हैं, ठीक है। अब जब टेक्सास के अंदर चुनाव हुए तो डोनाल्ड ट्रंप को लेते हैं यहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप का मान लेते हैं कि इनको मिले 48% वोट, ठीक। कमला हैरिस यहाँ पर लड़ी, मतलब कमला हैरिस को यहाँ पर मिले कुछ 6% वोट। इसको ले लेते हैं 52%, सॉरी, हाँ, क्योंकि कुछ स्टेट्स में ये नियम भी है तो इस वजह से इसको 52% ले लेते हैं। तो ये 52% वोट मिले और यहाँ पर कमला हैरिस को 46% वोट मिले। बाकी और भी कैंडिडेट हैं ऑब्वियसली, तो ABC इनको कुछ कुछ पॉइंट में इनको मिल गया। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को क्योंकि 52% वोट मिल गए हैं, और हर स्टेट का अपना अलग अलग नियम है, खैर मैं आपको जो सबसे ज़्यादा चलने वाला नियम है वो बता रहा हूँ। और ये जो विनर टेक ऑल वाला सिस्टम है, ये यूएस के 50 में से 48 स्टेट इसको फॉलो करते हैं, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये विनर टेक ऑल सिस्टम में मतलब क्या है कि अगर टेक्सास में डोनाल्ड ट्रंप ने 52% वोट पा लिया है, तो इररिस्पेक्टिव की बाकी किसको कितना वोट मिला है, सारी 40 सीटें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के झोली में जाकर के गिर जाएंगी। सिंपल सा ये नियम है विनर टेक ऑल का, मतलब कि विनर जो है, जो भी 50% मार्क क्रॉस कर चुका है उसको सारी सीटें गिर जाएंगी। कुछ स्टेट में वो 50% मार्क का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे यूपी में ये होता है ना कि टोटल 80 सीटें हैं मान लो पार्लियामेंट की, तो 80 में से 35 या 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई, इतनी सीटें, मतलब हर सीट के हिसाब से डिसाइड होता है। यहाँ पर हर सीट के हिसाब से डिसाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर 52% वोट अगर जीत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, 52% वोट उनको मिल गया है, तो सारी सीट 40 की 40 गिर जाएंगी उनकी झोली में, सिंपल से। इसीलिए आप देखो डेमोक्रेट्स बहुत कम स्टेट में जीते हैं, अगर आप इस मैप को देखोगे तो आप समझ जाओगे, लेकिन तब भी 224 सीट कैसे आ जा रही है उनकी, वो आप इस वजह से समझो कि बड़े बड़े स्टेट जीत लिए ना उन्होंने। अब जैसे कैलिफोर्निया में परसेंटेज वाइज उनको ज़्यादा मिला, इसीलिए आप देखो कि जहाँ पर भी कंपैरिजन किया गया वो परसेंटेज में किया गया, इसी वजह से कि कौन कहाँ जीत रहा है। तो कैलिफोर्निया बड़ा है, 54 सीट्स हैं उसकी, तो वहाँ पर जीत लिया इन्होंने। वॉशिंगटन में जीता ही है, न्यूयॉर्क में 28 सीटें हैं, यहाँ पर जीत लिया इन्होंने, तभी ये 224 पर पहुँच गए। अदरवाइज तो स्थिति बहुत ख़राब हो जाती, क्योंकि देखो बीच में तो पूरा रेड आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब छोटे छोटे हैं ना, ये साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, ये सब छोटे छोटे, ओहायो सब छोटे छोटे स्टेट्स हैं, और इन लोगों ने बड़े बड़े स्टेट्स पर अपना कब्जा जमाया है, इसी वजह से ये लोग 224 पर पहुंच गए हैं। तो ये बात होती है वहाँ पर। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट को हम चूज़ कर रहे हैं और विनर टेक ऑल सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। हालांकि इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और इसकी जो सबसे बड़ी नुकसान हुआ आज तक वो हिलरी क्लिंटन को हुआ है। 2016 के इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन को मिले थे लगभग 48% वोट, और डोनाल्ड ट्रंप को 2016 में मिले थे 46% वोट। लेकिन टोटल पूरे जब सारे वोट्स काउंट किए गए, पॉपुलर वोट्स, तो 48% 46%, लेकिन कुछ ऐसा समीकरण बना कि डोनाल्ड ट्रंप 46% वोट पाने के बावजूद 304 सीट जीत गए, और ये 200 समथिंग 224 या 225 सीट ही जीत पाई थी। ये स्थिति हो गई थी वहाँ पर। तो इस तरीके का सिस्टम जो है विनर टेक ऑल का सिस्टम होता है, और इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है यूएस के इलेक्शन में, और इसको चेंज करने की भी बात चल रही है। हालांकि स्टेट्स के ऊपर है कि स्टेट्स को चेंज करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि सिंपल लगता है और सिंपल है, इस वजह से स्टेट इसको फॉलो करते हैं। वैसे तो अगर इसको भी चेंज कर दिया जाए तो ये प्रोसेस और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा
अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम का प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कमेंट में करूँगा। तो आई होप आपका पूरा आज का आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।